हर मंजिल तैयारी मांगती है। JNB कोचिंग क्लासेस, मंजिल की तैयारी सफलता हमारी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने इस वीडियो से पहले पढ़ा था जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की। ब्रिटेन का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था, ब्रिटेन में कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स जो है वो मौजूद थे, उन ग्रुप्स को किस प्रकार से एक किया गया है, प्रभाव किसका ज़्यादा था। बच्चों, ज़्यादा कंटेंट समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और समझने की कोशिश करें। एक एक चीज़ यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रिटेन जो है एक आइलैंड था जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग अलग प्रजातीय समूह के लोग थे, जिनमें वेल्स, स्कॉट, आयरिश और इंग्लिश। ये भाषाएं बोली जाती थी। ये एथनिक ग्रुप्स के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें हम बात करेंगे कि इंग्लैंड में प्रभाव था किसका, इंग्लिश का। और इंग्लैंड जो है यहाँ पे मुख्य कंट्री माना जा सकता है, जिसने यूनिफिकेशन में अहम भूमिका निभाई है, जिसने इंग्लिश कल्चर को बेल्जियम, आयरलैंड पर, स्कॉटलैंड पर थोपा है। इंग्लिश कल्चर पर थोपा गया है, उनको इंग्लिश कल्चर में शामिल किया गया है, इंग्लैंड में मिलाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1688 में यहाँ पर जो संसद है, ब्रिटेन की संसद है, ठीक है भाई, ब्रिटेन में संसद का निर्माण किया गया। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने वहां पर जो मोनार्की थी उससे शासन छीन लिया। मतलब मोनार्की थी लेकिन शासन संबंधी क्रियाएं जो है, शासन चलाने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास आ गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग शासन यहाँ पे चलाया जाने लगा। ठीक है, और बच्चों कब हुआ था ये, 1688। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1688 में यहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने मोनार्की से जो है राज व्यवस्था छीन ली, शासन पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलाया जाने लगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके बाद में ब्रिटेन में या इंग्लैंड के साथ मिलाया गया है स्कॉटलैंड। इसको मिलाया गया स्कॉटलैंड को एक समझौते के तहत। ठीक है, और ये समझौता जो है 1707 में हुआ था, 1707, और ये समझौता एक्ट ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित किया गया है, तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये लागू किया गया था 1707 में। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के तहत स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ में मिलाया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड को मिला लिया गया। फिर स्कॉटलैंड में जो भाषाएं बोली जाती थी, जो लोग अलग अलग जातियों के जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनका जो कल्चर था उसको डोमिनेट किया गया और उन पर थोपा गया है ब्रिटिश कल्चर। ठीक है, ब्रिटिश कल्चर, इंग्लिश कल्चर जो है उन पर थोपा गया है। ठीक है, इसका मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक कर दिए गए हैं और इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो है स्कॉटलैंड का शासन चलाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा
एक और जो है आयरलैंड, यहाँ पे बात करेंगे इसकी आयरलैंड की। आयरलैंड में जो क्रिश्चियंस हैं 2 ग्रुप्स में बटे हुए थे, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। देखो कैथोलिक जो है ये मेजॉरिटी में थे, बहुसंख्यक थे, और प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक थे, माइनर थे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो इंग्लैंड है या इंग्लिश कल्चर वाले जो है उन्होंने किसका सहयोग किया? प्रोटेस्टेंट का, प्रोटेस्टेंट के पक्ष में थे, ठीक है। और एक मेजर ग्रुप जो था, मेजर ग्रुप के कल्चर को, मेजर ग्रुप की जो लैंग्वेजेस है उन्हें अबोलिश करके और यहाँ पर इनके ऊपर थोपा गया इंग्लिश कल्चर, ठीक है। हम बात करेंगे कि ये काम किया गया था 1798 में। 1798 में स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, इन तीनों को मिलाकर और एक जो है शासन स्थापित किया गया। वो शासन था ब्रिटेन का, जिसे हम यूके के नाम से जानते हैं, यूके, ठीक है। हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो इस तरीके से जर्मनी का, इटली का और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया कि अब ये जो नेशनल फीलिंग है, ठीक है, या नेशनल राइट ऑफ नेशनलिज्म जो है, जब राष्ट्र राज्यों का निर्माण हो गया था तो लोगों ने किस प्रकार से एक नेशन की परिकल्पना की है, विजुअलाइज कैसे किया गया है एक नेशन को। तो उसके लिए नेशन को विजुअलाइज करने के लिए बात की जाएगी कि एक रूपक, एक एलिगरी जो है कंट्री को दी गई है। एलिगरी का मतलब हम बात करेंगे कि पहचान, कि उस राष्ट्र को किस रूप में दृश्य किया जा सकता है, किस रूप में उसे देखा गया है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन जो है किस प्रकार से इसका किया गया है वो हम पढ़ रहे हैं। और एलिगरी के लिए एक पोर्ट्रेट या राष्ट्र रूपक दिया जाता है। रूपक की हम बात करेंगे तो एक जीवंत जो है चित्र जिसे जाना जा सके, जैसे कि हम भारत है, भारत की एलिगरी एक देवीय प्रतिमा भारत माता के रूप में मानते हैं। ऐसे ही बात करें इसकी यूरोप की, तो यूरोप में हमने सबसे पहले पढ़ा था फ्रांस का। किसके बारे में पढ़ा था? फ्रांस के यूनिफिकेशन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेशनलिज्म स्टार्टिंग भी फ्रांस से हुई है। तो फ्रांस में एक जो एलिगरी माना गया है, ठीक है, फ्रांस की जो एक सिंबल, एक प्रतिमा जो मानी गई है वो क्या थी भैया? एक विमेन के रूप में, एक विमेन फेस है, विमेन पोर्ट्रेट है, महिला रूपक दिया गया है, ठीक है। ज्यादातर कंट्रीज में जो है एलिगरी के रूप में हम बात करेंगे कि महिला को ही दिया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, न्यायिक समानता, इन सभी को दर्शाने के लिए महिला जो है रूपकों का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो बात करें इसकी फ्रांस की। फ्रांस में एक कॉमन नाम था, ठीक है, और ये कॉमन नाम जो है वो था मारियान, ठीक है। तो फ्रांस के जो एलिगरी के रूप में, फ्रांस के रूपक के रूप में, फ्रांस को विजुअलाइज करने के लिए किसका यूज किया गया है? एक विमेन पोर्ट्रेट का, जिसे नाम दिया गया है मारियान। देखो, इससे ज्यादा फेमस करने के लिए, लोगों में इस प्रतिमा को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करने के लिए हम बात करेंगे कि लोगों को प्रेरित करने के लिए, राष्ट्र के प्रति प्रेरित करने के लिए सार्वजनिक जगहों पर
लाइक बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, कॉलेज, स्कूल्स। ठीक है, हम बात करेंगे भैया डाक टिकटों पर, हम बात करेंगे करेंसी पर मारियान के जो चित्र है वो छापे गए, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रांस के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो नेशनल फीलिंग्स है वो बढ़ सके। इसी प्रकार से फ्रांस में मारियान, और जर्मनी की हम बात करेंगे तो जर्मनी के ही नाम पर अलग अलग ली गई है, जर्मेनिया। अब देखो, इन्हें ज्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए, शक्तिशाली प्रदर्शित करने के लिए, जैसे जर्मेनिया है, ठीक है, मारियान है, इनके सर पर एक क्रॉन, एक मुकुट स्थापित किया गया जो कि ओक लीव्स का, ठीक है, बना हुआ था। और हम बात करेंगे कि जर्मेनिया के हाथ में एक तलवार शक्ति का प्रतीक दिखाई गई है, और उस तलवार पर चारों तरफ कुछ पत्तियां लिपटी हुई है जो शांति के प्रतीक के रूप में है। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है इसमें क्लियर हुए हैं। ठीक है, और आगे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कब और कैसे, किन परिस्थितियों में हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इटली के यूनिफिकेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस क्रांतिकारी इटली के जुसेप्पी मैज़िनी, जुसेप्पी मैज़िनी की अहम भूमिका रही है। जुसेप्पी मैज़िनी का जन्म जेनेवा में 1807 में हुआ था। जेनेवा में 1807 में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को ज्वाइन कर लिया, और 24 इयर्स के जब हुए थे, गुप्त संगठन जो कार्बोनेली में चलाए जा रहे थे उनको इन्होंने ज्वाइन किया, और 24 की एज में इन्हें देश से बाहर क्रांति करने के लिए, क्रांति को लीड करने के लिए, रेवोल्यूशन करने के लिए लिगुरिया भेजा गया। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पे क्रांति का नेतृत्व किया? 24 इयर्स की एज में, कहाँ पे? लिगुरिया में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बच्चों, लिगुरिया में क्रांति सफल होने के बाद इन्होंने दो क्रांतिकारी संगठन बनाए। पहला था द यंग इटली। ठीक है, यंग इटली नामक एक संगठन इन्होंने बनाया था, सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई है, और इसकी स्थापना इन्होंने की है मार्सेई नामक एक सिटी में। ठीक है, बात करेंगे हम यंग इटली की मार्सेई में, और एक और संगठन, एक और सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने बनाई है, वो है द यंग यूरोप। यंग यूरोप की स्थापना कहाँ पे की है? बर्न नामक सिटी में। ठीक है, दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहली, जुसेप्पी मैज़िनी के द्वारा कौन कौन से संगठन बनाए गए? पहला है द यंग इटली एंड द यंग यूरोप। दूसरी बात हम बात करेंगे कि यंग इटली की स्थापना कहाँ पे की गई और यंग यूरोप की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो यंग इटली की स्थापना मार्सेई में और यंग यूरोप की स्थापना की गई है बर्न में। ठीक है, अब देखो बेटा, हम बात करें यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण की बात करें तो इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जुसेप्पी मैज़िनी की रही है। इनके बाद में हम बात करेंगे एक और व्यक्ति थे जो इटली के मंत्री थे। ठीक है,
देखो बेटा, इटली जो है छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड था, छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड था, और सबसे ज्यादा जो हिस्सा इटली का जिस एम्पायर में था वो था हैब्सबर्ग एम्पायर। कौन सा? हैब्सबर्ग। उस टाइम का सबसे ज्यादा प्रचलित या फेमस जो है एम्पायर है वो है हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर के बाद में हम बात करेंगे कि एक और जिसमें मतलब इटली का राजघराना या इटली का शासन एक्चुअली जो था वो था सार्डिनिया पीडमोंट। एक्चुअल में इटली जो है किसके अधीन था? सार्डिनिया पीडमोंट। और यहाँ के एक मंत्री थे जिनका नाम था कैमिलो डी काबूल। ठीक है, हम बात करेंगे केवल जिन्हें काबूल, कैमिलो डी काबूल यहाँ पे उनका नाम है। तो उनके नेतृत्व में ये क्रांति की गई है। कैमिलो डी काबूल ने इटली को एकीकृत करने का, यूनिफाइड करने का फैसला लिया। बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि कैमिलो डी काबूल ने क्रांति का नेतृत्व किया, जो कि रियल में इटालियन लैंग्वेज जो है, इतालवी भाषा को नहीं जानते थे, ना ही उनका इटली के साथ में इतना अच्छा तालमेल था। लेकिन उन्होंने, उनका जो शासक था विक्टर एमेनुएल सेकेंड, ठीक है, नाम याद रखेंगे, विक्टर इमेनुअल सेकेंड। विक्टर इमेनुअल सेकेंड की लीडरशिप में इटली को एकीकृत किया है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कि एक और क्रांतिकारी, एक और सैनिक सेनापति जो थे जुसेप्पी गैरिबाल्डी। जुसेप्पी मैज़री हो गए, इधर है जुसेप्पी गैरिबाल्डी। जुसेप्पी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में कई युद्ध हुए हैं और इन युद्धों में इन्होंने जीत हासिल की है। हम बात करेंगे बेटा एक क्षेत्र, ठीक है, जहां पे किसानों का अधिकार था, किसान ज्यादा थे, वो इटालियन लैंग्वेज नहीं जानते थे, लोकल लैंग्वेजेस, लोकल डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, वो उनकी एक आमतौर पर भाषा के रूप में हम बात करेंगे, जनसंपर्क के रूप में यूज की जाती थी। ठीक है, और स्थानीय जो किसान थे उन किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन किया, और गैरिबाल्डी का समर्थन किया उन्होंने इटालिया को नहीं, इतालवी भाषा को नहीं, वे इटालिया को लाटालिया जो इमेनुएल सेकंड की वाइफ थी उसके नाम से जानते थे। इस तरीके से हम बात करेंगे भैया कि जुसेप्पी गैरिबाल्डी ने इमेनुएल सेकंड की लीडरशिप में इटली के यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो अलग अलग गणराज्यों में डिवाइडेड था, ठीक है, वहां पे किस प्रकार से उन्हें एक किया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।